गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज पेश करने जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के ऊपर जो सारा का सारा एक स्लोगनेरिंग और बैनर्स जो वायरल हुए हैं इंडिया में पिछले 2 दिन के अंदर, उसने काफ़ी लोगों को चौंका दिया है। दूसरी बात, जयशंकर की मीटिंग होती है रूबियो के साथ में। जी हाँ, जयशंकर की मीटिंग रूबियो के साथ में है क्योंकि जयशंकर स्पीच देंगे। मोदी जी नहीं जा रहे हैं यूएनओ की मीटिंग में, तो जयशंकर वहां पर स्पीच देंगे। और साथ में तालिबान ने पाकिस्तान और साथ में अमेरिका को बागराम एयरबेस के ऊपर बड़ी वार्निंग दी है। वार्निंग बड़ी है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें हासिल करना है, ये मुझे लगता है कि अपने आप में काफ़ी अभी चीज़ें एक और फ्रंट के ऊपर थोड़ी गर्मा गर्म हो रही हैं। साथ में अटैक हेलीकॉप्टर्स जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 500 600 करोड़ रुपए इंडिया ने खर्च किए, क्या वो रेलेवेंट है आज की डेट में? ये सवाल उठ रहे हैं। हम उसके ऊपर, इन खिलौनों के ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? अटैक हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट ही ड्रोन्स ने खत्म कर दिया है, और उनको तो एक सिटिंग डक की तरह कभी भी गिराया जा सकता है, तो फिर अभी क्यों? तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आज। और सबसे पहले बात करेंगे आई लव मोहम्मद की। भाई, ये किस्सा क्या है? किस्सा कानपुर, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। और किस्सा कुछ यूं था कि वहां पर एक कोई सभा चल रही थी, एक मुस्लिम समाज की, और वहां पर किसी जगह पे एक 12 वफात कोई इनका फेस्टिवल है, ईद मिलाद उन नबी। उस मौके पर किसी ने एक आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगाया। जी हां, आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, और उसके ऊपर अचानक से कंट्रोवर्सी पैदा हुई। और ये उस एक इवेंट के बाद इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ इंडिया में कि कई स्टेट्स के अंदर इसके ऊपर प्रदर्शन हो गए और जगह जगह बैनर्स आ गए। गुजरात में गोधरा आ गया, उत्तर प्रदेश में बरेली, लखनऊ, बहराइच, काशीपुर, उन्नाव, इसके अलावा आपका तेलंगाना में हैदराबाद, महाराष्ट्र के अंदर बंबई। अचानक से इतनी तेजी से आई लव मोहम्मद का ये बैनर वायरल हुआ कि सब ने इसको अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। इसके बाकी कुछ प्लेकार्ड्स बनने शुरू हो गए, बैनर्स बनने शुरू हो गए। कुछ फोटोग्राफ आए जिसमें लेडीज अपनी कार के अंदर से बड़े बड़े खिड़की में से दिखा रहे थे कि आई लव मोहम्मद के बैनर्स। और ये इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर कि इससे सरकार भी परेशान हो गई। ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? ये किस किस्म का एक नया क्या कहते हैं कि शो केसिंग है अल्टीमेटली। कुछ शहरों के अंदर एफआईआर भी दर्ज हुई। आई लव बैनर के जुलूस निकाले जाने के साथ कई जगह पे पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो रैली कर रहे थे छोटा मोटा या जुलूस निकाल रहे थे, उनके बीच में छोटी मोटी झड़प भी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस वाले मुसलमानों को अपनी रिलीजियस फ्रीडम को लेकर निशाना बना रही है कि हम आई लव मोहम्मद का बैनर नहीं लगा सकते। कुछ जगह पर ये कहा गया कि भाई, जब बहुत सारे लोग सड़कों पे निकलते हैं तो वहाँ पर जय श्री राम के भी नारे लगाते हैं, वहाँ पर महावीर जी की भी जय कही जाती है, भगवान बुद्ध के भी नारे लगते हैं जब उनके रिलीजियस जुलूस निकलते हैं। तो इस ढंग के अगर आई लव मोहम्मद अगर मैं कह रहा हूँ, जुलूस निकाल रहा हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अल्टीमेटली? अब बात तो सही है, लेकिन कानपुर के अंदर भी जब यह स्टार्ट होता है, जहाँ टेंट में किसी ने एक आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया, और मुस्लिम्स में ही किसी किसी ने कहा कि यहाँ मत लगाओ, इसको दूसरी जगह लगाएंगे और आपसी सहमति से इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो वहाँ लगवा दिया। लेकिन उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की जाती पुलिस के द्वारा। फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये बैनर के ऊपर एफआईआर नहीं है। अब पता नहीं किसके ऊपर पर एफआईआर की गई। और उसके बाद लगातार शहर दर शहर कई जगह पे एफआईआर जो बननी शुरू हुई इसके ऊपर, और जुलूस निकलते गए, और आई लव मोहम्मद का बैनर अचानक से इतनी तेजी से वायरल हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि सरकार भी हैरान रह गई, पुलिस हैरान रह गई। ये इतना तेजी से कैसे? ये ताकत है सोशल मीडिया की एक्चुअली, जो मुझे लगता है कि जो
एक खबर को इतनी तेजी से फैला सकती है। इसको देखा तो एआईएमआईएम के नेता एमपी असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े इसमें, और उन्होंने कहा कि कानपुर पुलिस को टैग किया उन्होंने और कहा कि आई लव मोहम्मद। कानपुर पुलिस, ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। और अपनी पोस्ट में लिखा, तुम पर मेरी लाख जान कुर्बान या रसूल। ये असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट पर लिखा। और फिर जुलूस के अंदर बहुत सारी लेडीज भी अपने हाथ में बड़े बड़े प्लेकार्ड लेके आई लव मोहम्मद, और उसमें वो हार्ट का निशान बना होता है ना, जैसे आजकल शहरों का लिखा रहता है कि आई लव मुंबई, आई लव श्रीनगर, आई लव भोपाल, आई लव इंदौर या आई लव अहमदाबाद। तो वो उसमें एक हार्ट का निशान भी बना रहता है। तो एक सिंपल सा, ये एक नया क्या कहते हैं, कैच फ्रेज है एक्चुअली। तो उसी टाइप के सारे जो आई लव मोहम्मद के नाम से बैनर बन गए हैं। और इसमें बड़े बड़े कुछ लोग थे जो वीआईपी टाइप के थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। अब हालांकि लखनऊ के अंदर भी प्रदर्शन हुआ, तो फिर बाद में लखनऊ में पुलिस की ओर से क्लैरिफिकेशन आता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमने एफआईआर को दर्ज नहीं किया, और उनसे कहा कि जो जगह जहां पर आप प्रदर्शन कर सकते हो वहां जाके कर लो, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है। आप आई लव मोहम्मद कहते हो तो आप ज़रूर कहिए, और इसके ऊपर हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भी पहुंच गया, काशीपुर डिस्ट्रिक्ट के काशीपुर कस्बा है, वहां पर ये बातचीत हो गई। और फिर बड़े बड़े लोगों की क्या कहते हैं कि इसमें टिप्पणियां आनी शुरू हो गई। गोधरा यानी गुजरात में और मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ फिर इसका, और भायखला साइड में जो जहां पर मुस्लिम आबादी काफ़ी है। अब इसमें फिर बाद में क्या कहते हैं कि कई जो लोग, कई एनजीओज और कई ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसके अंदर जुड़ गई, और धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से, जैसे कहते हैं कि एक एक्सप्लोड होती है। और कांग्रेस के एमपी एक इमरान प्रतापगढ़ी, वो कहते हैं अगर पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करने पर मुकदमे हो रहे हैं तो हम 30 करोड़ मुसलमानों पर आप मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आई लव मोहम्मद कहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कूदी, लेकिन उसको लगा कि ये मामला तो थोड़ा सा अलग हो रहा है, क्योंकि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध तो है नहीं। तो उनका कहना है कि किसी को आस्था के आधार पर आप टारगेट नहीं कर सकते, और ना ही किसी मजहबी नारे से किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब ये ठीक है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन मैं इस मसले पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी है जैसा भी है, शांति बनाए रखिएगा, और किसी भी हाल में पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सबको इस बात का राइट है कि वो अपना जो उनकी क्या कहते हैं कि वर्शिप है, जिसको करना है वो, या जिसको लव करना चाहें वो ज़रूर करें, और आई लव मोहम्मद अगर कहना तो ज़रूर कहें। बस ये देखें कि पूरे इंडिया में जो है पीस जो है वो बनी रहे, कहीं पीस तितर बितर ना हो जाए। तो ये सबसे वहाँ पर ज़रूरी होगा। इस बीच में जयशंकर की मुलाकात होती है रूबियो के साथ में अमेरिका के अंदर, क्योंकि मोदी जी तो यूएनओ की मीटिंग जो कि आज 23 तारीख से 26 तारीख के बीच में वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट्स की स्पीचेस होंगी यूनाइटेड नेशन में, जो हर साल होती हैं। तो मोदी जी को क्या है कि ट्रंप साहब पसंद नहीं करते, तो मोदी जी इस बार गए नहीं, और जयशंकर विदेश मंत्री से बोला भैया तुम जाके स्पीच दे के आ जाओ। तो आज दोनों के बीच में एक मीटिंग हो गई, फोटो वोटो आ गई, जिसमें थोड़े से मुस्कुराते हुए चेहरे थे, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे जो हमें चोट दी गई है अमेरिका के द्वारा, जो H1B वीज़ा के हो, चाबहार पोर्ट के हो, ऑयल के ऊपर हो, सैंक्शंस के ऊपर हो, 50% टैरिफ के ऊपर हो, उसका दर्द तो बिल्कुल साफ नज़र आता है। कहने को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने डिफेंस पे, ट्रेड पे, एनर्जी पे, फार्मास्यूटिकल और रेयर अर्थ के ऊपर 1 घंटे तक हमने बातचीत की है, और काफ़ी चीज़ों पे हमने क्या कहते हैं कि हमारे एग्रीमेंट भी हुए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें से कोई हल नहीं निकलता है और आप सिर्फ ले दे के एक फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो अच्छा होगा ना जाओ भाई, क्या फ़ायदा, फ़ोटो क्यों खिंचा रहे हो वहाँ जाके। एक और खबर है कि तालिबान ने एक बड़ी वार्निंग दी, और इस बार वार्निंग दोनों को दी है। इस बार जो नई वार्निंग आई है वो पाकिस्तान को भी आई है और यूनाइटेड स्टेट्स को भी आई है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक इस टाइम बागराम एयरबेस हो रहा है, और काबुल से करीब करीब 50 किलोमीटर नॉर्थ में है बागराम का एयरबेस, काबुल से 50 किलोमीटर नॉर्थ में। 20 ईयर्स तक अमेरिका का कब्जा था उसमें, उससे पहले डेवलपमेंट इसका सारा का सारा रशिया ने किया था। और ट्रंप ने ब्रिटेन में भी जाके कहा कि हम इसको लेंगे, अगर वो दे देंगे तो अच्छा है, नहीं तो हम छीन कर लेंगे, स्नैच कर लेंगे।
अब ये इस ढंग से अच्छा नहीं लगता ना। आप दूसरे देश में जाते हो, उसका एयरपोर्ट छीनने की बात करते हो तो वो भी ठीक नहीं है ना। उनका कंट्री है, उनका एयरबेस है, तुम क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि तुमको चाइना पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखनी है, या सेंट्रल एशिया पे नज़र बनाए रखनी है, या ईरान पे नज़र बनाए रखनी है, तो आपको बागराम का एयरबेस चाहिए। तो तालिबान का कहना था कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी टुकड़ा नहीं देंगे, आपको जो करना है करो। और साथ में आज पाकिस्तान को भी लपेटा तालिबान ने कि अमेरिका और पाकिस्तान की अगर इस पर कब्जे की कोशिश की, और अगर पाकिस्तान ने अपने बेस को अलाउ किया कि हमारे पर हमला किया जा सके, तो हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को इस टाइम तैयार बैठे हैं। अब इसके ऊपर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग शुरू हो गई है अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन या बाकी जो लोग हैं उनके हिसाब से उनके जो सुप्रीम लीडर हैं हिब्तुल्ला अखुंज़ादा, उनकी एक मीटिंग होती है जो खुफिया लोगों के साथ में, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ में, और उनको बताया गया कि अगर अमेरिका फिर से कब्जा करने की कोशिश करता है तो फिर तालिबान एक नए सिरे से जंग के लिए पूरी तरह से उसको तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की किसी कोशिश में मदद दिया, उसको अपने हवाई अड्डे दिए या उसको किसी भी किस्म से नेवल सपोर्ट दिया या कुछ दिया, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, तो हम पाकिस्तान को भी अपना दुश्मन मानेंगे और उसके ऊपर फिर हम अटैक करेंगे। तो ये जंग फिर पाकिस्तान के साथ भी होगी और फिर अमेरिका के साथ भी होगी। और तालिबान ने अब पाकिस्तान को और अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि ये हमारे लिए इस टाइम सबसे बड़ा खतरा है, और हम जो दुनिया के बाकी मुल्क हैं उनसे भी सपोर्ट लेने की हम कोशिश करेंगे। और इंडिया से अब बात की जाएगी वहाँ पे। अफगानिस्तान का कहना है कि हम इंडिया से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो सिनिस्टर डिज़ाइंस हैं उनको लेके हम भारत से बात करेंगे। रूस, चीन, ईरान, कतर, यूएई और सऊदी के सामने भी तालिबान अपना जो पूरा का पूरा जो है पक्ष वो रखेगा कि देखिए ये कितना गलत और बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। एक और खबर है कि बहुत साल पहले की बात है, बहुत डेकेड्स पहले की बात है कि जब अमेरिका ने अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाए थे, फिर उसके बाद रशिया ने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाए। तो अमेरिका के जो अपाचे हैं वो काफ़ी इंडिया के पास भी हैं, और रशिया ने फिर का-52 नाम के Ka-52 का जिसको का-52 कहते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाए। अब ये अटैक हेलीकॉप्टर छोटी मोटी मिसाइल्स, रॉकेट वगैरह सब छोड़ सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है। अब स्पीड कम होती है तो इसका मतलब आज की डेट में जबकि दुनिया ड्रोन के युग में चली गई है, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एक लायबिलिटी बन गए हैं। लायबिलिटी के साथ में वो एक किस्म से सिटिंग डक्स बन गए हैं कि इनको जब चाहो जैसे चाहो बड़े आराम से गिरा लो भाई साहब। और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इवन सिंपल टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम से इन हेलीकॉप्टर्स को बहुत आराम से गिराया जा सकता है। तो जब अपाचे और का-52 को आराम से गिराया जा सकता है और उनकी कोई आज की डेट में कोई औकात ही नहीं है, और इसके मुकाबले जैसे कि 500 करोड़ रुपए का एक अपाचे पड़ता है हमको। अब 500 करोड़ का अगर एक हेलीकॉप्टर हम ले रहे हैं और वो एक सिटिंग डक की तरह बैठा हुआ है, तो आज के डेट में जहां ड्रोन्स और एंटी डिफेंस सिस्टम की और मिसाइलों की लड़ाई है, वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर्स का क्या रेलेवेंस है? ये तब तक ठीक थे जब तक नीचे से खतरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को नहीं होता था, लेकिन अब तो हेलीकॉप्टर आया और नीचे से मिसाइल आया, मार के ख़त्म कर दिया। एक बार को जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो फास्ट उड़ते हैं, जो 2000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ते हैं, उनको गिराने में थोड़ा सा क्या कहते हैं कि पेशो पेश रहता है। तो कई रॉकेट छोड़ने पड़ते तब कहीं एक रॉकेट जो है उसको जाके हिट करता है। लेकिन इनकी स्पीड तो 300-400 किलोमीटर होती है हेलीकॉप्टर की, तो इनको ये तो सिटिंग डक्स हो गए ना सारे के सारे। इनको तो कभी भी कैसे भी नीचे से आप हिट कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम से भी हिट कर सकते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि 1960, 1970, 1980 में जब इनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था तब ठीक था ये, तब उनका काम टैंकों के ऊपर अटैक कर रहा था, बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक कर रहा था। लेकिन अब युद्ध का जो पूरा का पूरा बैटल का सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। इसमें अब अटैक हेलीकॉप्टर बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं, अब वो रेलेवेंट नहीं हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेटली हिंदुस्तान या बाकी कुछ और देश हैं वो एडवांस हेलीकॉप्टर खरीद क्यों रहे हैं, उसका मकसद क्या है? हेलीकॉप्टर का दरअसल देखा जाए तो अब एक ही इस्तेमाल रह गया है, और वो इस्तेमाल ये है कि
जहाँ की फॉरवर्ड इलाके में जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो आप वहाँ तक कुछ सप्लाईज पहुँचा दो, या कोई इंजर्ड है तो उसको इंजर्ड को लेके फिर आप हॉस्पिटल तक पहुँचा दो, बस इतना ही काम रह गया है। बाकी तो हेलीकॉप्टर का आप कोई बहुत ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर का काम तो रह नहीं गया आज की डेट में। अब तो फाइटर एयरक्राफ्ट भी अपने मुल्क में रह के दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं, वो एनक्रोच नहीं करते उनकी बॉर्डर को, और वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर की मिसाइल डाल के वहाँ उनको हिट कर देते हैं। तो पूरा का पूरा बैटल का जो पैटर्न है वही चेंज हो गया यहाँ पर। तो अब मुझे लगता है कि इनको अब ख़त्म करना ज़रूरी हो गया है, और जितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। बाकी देखेंगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल स्थितियाँ कुछ इस किस्म की हैं कि जहाँ पर अपाचे टाइप के हेलीकॉप्टर या का-52 टाइप के हेलीकॉप्टर, उसके ऊपर अब कई तो आपत्तियाँ भी आ रही है। अब कई तो सवाल उठ रहे हैं कि भारत इनको लेके क्यों खरीद रहा है भाई? अगर आपको कुछ सप्लाईज़ वगैरह करनी है, कोई रसद वगैरह भेजनी है, कोई चीज़ें भेजनी है, कोई किसी घायल को उठा के हॉस्पिटल भेजना है, कुछ सामान वगैरह सप्लाई इधर-उधर कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन उसके लिए नॉर्मल हेलीकॉप्टर भी चल सकता है, उसके लिए अटैक हेलीकॉप्टर की क्या ज़रूरत है? 500 करोड़ का हेलीकॉप्टर बहुत महँगा हेलीकॉप्टर होता है भाई। चलिए, अब देखते हैं क्या होता है। अब ले तो लिए हैं, ले लिए तो अब कहते हैं, अब मॉडर्न सिस्टम इसको कहा जा रहा है कि दीज़ आर द सो कॉल्ड लायबिलिटीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और आप हमारे साथ आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप एनकरेज भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 9:30 आपके सामने पेश होंगे वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर, कुछ और खबरें होंगी, इंतजार कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।